नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हिंदी वर्णमाला का संपूर्ण रूप आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। आज का जो वीडियो होने वाला है यह सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। चाहे वो सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हों, यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो आती है, चाहे वो टेट की परीक्षा दे रहे हैं किसी भी स्टेट की, चाहे वो सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या राजकीय विद्यालयों की परीक्षा देने जा रहे हैं, किसी भी तरह की परीक्षा देने वाले प्रतियोगी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। चलिए, आज की वीडियो में मैं बता देना चाहूंगा कि मैं क्या क्या चीजें सम्मिलित करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई वर्णमाला क्या है और वर्णमाला के जो वर्ण हैं यानी अक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान कहां कहां है, वर्णों के प्रकार क्या है संक्षिप्त रूप से, अयोगवाह क्या होता है, मूल स्वर क्या होते हैं, व्यंजनों के प्रकार क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं, नासिक के व्यंजन किसको कहते हैं, कठोर व्यंजन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अर्धस्वर किसे कहते हैं, संघर्षी व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ण अघोष हैं, कौन से सघोष हैं, कौन से अल्प प्राण और महाप्राण हैं और इसके साथ साथ आगत व्यंजनों का हिंदी वर्णमाला में क्या महत्व है। तो यह वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें वर्णमाला से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आप उसको पूरी तरह से कर लेंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए अगर आप इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी दबा लीजिए लाइक बटन, मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि वर्णमाला क्या है। देखिए, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर के बना है। वर्णमाला शब्द वर्ण और माला, माला का मतलब आप जानते ही हैं, मणियों से बनी हुई एक माला या हार माला कहलाता है जिसे लोग पहनते हैं। ये पुष्पों की भी बनती है, मणियों की भी बनती है, कई और चीजों से भी बनती है। ठीक है, जैसे तुलसी की माला हो जाती है, रुद्राक्ष की माला हो जाती है, पुष्पों की माला हो जाती है। ऐसे ही यहां जो हम माला की बात कर रहे हैं वह वर्णों की है। अब ये वर्ण क्या होते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो सबसे सूक्ष्म इकाई होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं, यानी किसी भी भाषा की सूक्ष्मतम कह लीजिए। ठीक है, ध्वनियों का जो एक स्वरूप बनाया जाता है, ध्वनियों के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है इन वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली लिखना ही वर्णमाला है। तो वर्णमाला क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला है। एक लाइन में मैंने परिभाषा बता दी कि वर्णों का क्रमबद्ध, मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं क्रमबद्ध, यानी क्रम से। ऐसा नहीं कि आपने पहले अ लिख दिया, फिर अ लिख दिया, फिर औ लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर ट लिख दिया, फिर म लिख दिया, नहीं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, यहां मैंने वर्णों का क्रमबद्ध समूह रखा है जिसमें पहले आपके आते हैं स्वर। अब इसमें कौन कौन से हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये जो 11 हैं कुल संख्या में, इन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी उच्चारण में किसी अन्य तरह की ध्वनि की मदद नहीं लेनी पड़ती या किसी अन्य वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। यही कारण है कि इन सारी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। अब इनके बाद कुछ ऐसे वर्ण भी आते हैं जो कि पहले स्वर में समाहित किए जाते थे, अब उन्हें न तो स्वर में गिना जाता है न तो व्यंजन में गिना जाता है, बल्कि इनको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है और इन्हें एक नाम दिया गया अयोगवाह। इसमें चूंकि अ की प्रधानता पाई जाती है शायद इसलिए अयोगवाह कहा गया हो, या और इसके पीछे क्या कारण है वह स्पष्ट किसी पुस्तक में नहीं मिलता अयोगवाह नाम रखने के पीछे का। ये दो वर्ण हैं अंग और अह, जहां अंग को हम कहते हैं अनुस्वार और अह को हम कहते हैं विसर्ग। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग, संयुक्त रूप से इनको हम अयोगवाह कहते हैं। ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई भाई, 2 हो गई। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आइए देखिए व्यंजन में कौन कौन से हैं। अब ये देखिए, क से लेकर के ये सारे जो मैंने लिखे हैं सभी व्यंजन हैं।
लेकिन इसमें भी थोड़ा भेद है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये देख लीजिए पहले, क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये सारे व्यंजन हैं। लेकिन इसमें जो प्रथम 5 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनका नाम? स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये संख्या में कुल 25 वर्ण है, 25 अक्षर। ये 25 है। अब गौर कर लीजिए, इसमें जो पहला है इसको हम क वर्ग कहते हैं। ये 5 वर्गों में विभाजित है। दूसरे को च वर्ग, तीसरे को ट वर्ग, चौथे को त वर्ग, पांचवें को प वर्ग। आप जानते हैं जैसे पहले जमाने में राजाओं के जो पुत्र हुआ करते थे, ज्येष्ठ पुत्र या बड़े पुत्र, उन्हीं को राजा बनाया जाता था। प्रायः ऐसा ही होता था। अगर वो किसी भी कारण से, किसी दैवीय कष्ट से या किसी शारीरिक कष्ट से किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, या वो अंधे नहीं है या अपाहिज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वे ही राजा बनते थे। अगर उन्हें किसी भी तरह का की कमी है शारीरिक रूप से, या किसी भी तरह का शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं शारीरिक कोई अंग का अभाव है, या कोई अंग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में ही दूसरे भाइयों को राजा बनाया जाता था। अब ऐसी कंडीशन में जब राजा अपने बड़े पुत्र को राजा बनाता था, अपने बाद उसी को उत्तराधिकारी बनाता था, तो वैसे ही इन हर एक पंक्ति में दी हुई हर एक पंक्ति में जो पहला अक्षर है वही इस ग्रुप का राजा है। इसलिए इस ग्रुप को, इसको हम अंग्रेजी में ग्रुप और हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग का मतलब है समूह। ये क का समूह है क्योंकि ये क से स्टार्ट हो रहा है, ये च का है क्योंकि ये च से स्टार्ट हो रहा है, ये ट का है क्योंकि ट से स्टार्ट हो रहा है, ये त का है क्योंकि त से स्टार्ट हो रहा है, ये प का है क्योंकि प से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं, तो 5 पच्चे 25 अक्षर कुल मिलाकर के इन वर्गों में हैं। तो स्पर्श व्यंजन, अगर एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने वर्गों में विभाजित है, तो आप 5 लिखेंगे। वो कौन कौन से वर्ग हैं यहां दे दिया गया है। ठीक है, अगर इस तरह से वर्गों के नाम दे करके कहा जाए इसमें से कौन वर्ग नहीं है, और एक किसी वर्ग को हटा करके वहां यह वर्ग या श वर्ग लिख दिया जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब वर्ग में नहीं आते। अब इसके बाद की जो ये अब बात आती है, एक प्रश्न यहां ये उठता है, मैं छोड़ रहा था गलती से, स्पर्श व्यंजन है क्या? तो स्पर्श व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? भाई व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है वो तो आप समझ गए, क्योंकि ये स्वरों की मदद से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आप जानते हैं कि घर में जैसे माँ आपकी खाना बनाती हैं, या घर की जो कोई भी स्त्री, चाहे आपकी बहन हो, बुआ हो, भाभी हो, माँ हो, कोई भी घर में जब खाना बनाती है तो आप कहते हैं भाई कौन सा व्यंजन बना रही हो। तो व्यंजन का मतलब है, जाहिर सी बात, उसमें कई तरह के खाद्य पदार्थों का मिश्रण। ठीक है, कई तरह के पकवान। अब यहां व्यंजन जो है, ये व्यंजन का मतलब ही हो गया कि उसमें एक ध्वनि का पकवान नहीं है, वो कई ध्वनियों का पकवान है। अब इसमें देखिए, ये जो स्पर्श व्यंजन है ये किस तरह का है? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ये जो 25 हैं, इन 25 में क्या होता है कि मुंह के अंदर की जो प्राणवायु है, प्राणवायु किसको कहते हैं? जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो हमारी प्राणवायु है, ये इनका उच्चारण करते समय, इन्हें बोलते समय, इन ध्वनियों को उच्चरित करते समय कहीं ना कहीं मुंह के आंतरिक भाग को चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। या हमारे मुंह के अंदर की जीवा उच्चारण करते समय मुंह के किसी भी आंतरिक भाग को कहीं पूर्णतः कहीं आंशिक रूप से स्पर्श जरूर करती है, छूती जरूर है। यही कारण है कि इन्हें स्पर्श कहा गया, यानी छुए जाने वाले व्यंजन। वो किन चीजों से छुए जाते हैं? प्राणवायु से या तो जीवा से। ठीक है, जीवा यानी जीभ, टंग। तो ये 25 हो गए। अब ये देखिए, 2 लोगों को मैंने बाहर कर दिया है। ये कौन है? अड़ और अढ़ा। ये देखिए ट ठ ड, जब बिंदु इनके नीचे नहीं लगा है तो इन्हें ड कहेंगे, इसे ड कहेंगे और इसे ढ कहेंगे। इन दोनों अक्षरों से कोई शब्द लिखा जा सकता है, जैसे डर, डर,
और ढक्कन। ठीक है, इन दोनों से शब्द बन गए, लेकिन इन दोनों से शब्द नहीं बनते। ये प्रायः शब्द के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। ड के नीचे जब डॉट लग जाता है, बिंदु लग जाता है, तो उसे हम अड़ कहते हैं। नाक से नहीं बोलेंगे। अगर हम अणा बोलेंगे तो ये अणकृष्ण वाला अणा हो जाएगा। ये हमें क्या बोलना है? अड़। बिना नासिका की, बिना नाक की मदद लिए बोलना है अड़। और ये ढ के नीचे बिंदु लग गया तो ये हो गया अढ़। अब ये हो गया जैसे पेड़। ये प्रायः शब्द के बीच में या शब्द के अंत में आते हैं। पेड़, लड़ाई। ठीक है, लड़ाई। अब ये हो गया क्या? पढ़, पढ़ाई। ठीक है, ये प्रायः शब्द के बीच में या शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं। ये कभी किसी शब्द के पहले प्रयोग नहीं होते। इन्हें क्या होता? अब ये देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के बाहर फेंक दिए गए हैं या बाहर निकाल दिए गए हैं। बाहर निकालने के कारण इन वर्णों को हम कहते हैं, इनके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन। क्यों इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। उच्छिप्त का मतलब ही होता है बाहर निकाला हुआ या भगाया हुआ। इनको जो है भगा दिया गया है। स्पर्श व्यंजनों ने इनको बाहर निकाल दिया। बोला भाई तुम हम ही से पैदा हुए हो और हम ही से मिलना चाह रहे हो, और हो तो बेटे ही ना यार। ठीक है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो चलो बाहर। तो इन दोनों को बाहर कर दिया गया, इसलिए इनका नाम रखा गया उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं। ठीक है, इनका दो नाम है, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। आगे आ जाते हैं। तो मैंने आपको इतना तक तो बता दिया। अब आ जाइए ये वाली लाइन, य र ल व। इनको हम कहते हैं मित्रों अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह के अंदर यानी प्राणवायु जो है हमारी मुंह के आंतरिक भाग को किसी भी ढंग से अच्छी तरह से स्पर्श नहीं करती। ठीक है, पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, या जीवा पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, इसीलिए इनको कहा गया है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें एक बात और है, यहां जो स्पर्श व्यंजन मैंने बताया उसमें कुछ और चीजें छूट गई हैं, इनको भी देख लीजिए। ये ट वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इनको हम कठोर व्यंजन भी कहते हैं। कठोर व्यंजन भी कहते हैं। और ये जो च वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। ये स्पर्श तो करते ही हैं, इसके साथ साथ संघर्ष भी होता है। यानी इनको बोलने में प्राणवायु जो एक घर्षण के साथ, एक रगड़ के साथ बाहर निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। एक संघर्ष होता है मुंह के अंदर, वो प्राणवायु की रगड़ के कारण या जीवा की रगड़ के कारण, जो भी कह लीजिए, तो इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, तो याद रखिए च छ ज छ इया। ठीक है, च छ ज झ इया। इनको क्या कहते हैं? य र ल व को इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में प्राणवायु किसी भी मुंह के आंतरिक भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण स्वरों की मदद से होता है। जैसे य का क्या होता है? ई या ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे अ आ गया तो य का निर्माण हो जाएगा, आ गया तो या बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें हम देखेंगे तो स्वर समाहित रहता है, इसलिए ये व्यंजन तो जरूर हैं, लेकिन इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो है स्वर से भी होता है। अब आ जाइए दूसरा। ठीक है, अब ये देख लीजिए, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, अ आ गया या कोई और स्वर आ गया, तो ये र बन जाता है। ठीक है, अब गौर करिए, ल इसी तरह से री एक स्वर होता है जो संस्कृत में लिखा जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ल। ठीक है, और वह क्या है? जब उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, उ या उ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, यण संधि में आपने सीखा होगा, तो क्या हो जाता है? वह बन जाता है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब यण संधि के रूल हैं। तो य, र, ल, व को अर्ध स्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका निर्माण स्वर की मदद से होता है। आगे आ जाइए, श, श, स, ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, या हम इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहां स्पर्श संघर्षी है क्योंकि ये संघर्ष करते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन का भाग वो है। तो ये इनका बाप कौन है, इनका जनक कौन है, स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की एक कड़ी है और साथ साथ संघर्ष भी करते हैं, इसलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी है। ये स्पर्श नहीं है, ये ऊष्म है, ठीक है, इसलिए इनको सिर्फ संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। गौर करिएगा, ऊष्म व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में एक तरह की ऊष्म मतलब ऊष्मा जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, एक घर्षण के कारण एक गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। छत्र, ज्ञस्र, इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब आप चाहे तो एक स्नैपशॉट ले सकते हैं इतने तक का, ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। मैं 10 सेकेंड का पॉज लूंगा ताकि आप जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात उच्चारण स्थान पर। मैंने वर्णों के प्रकार बता दिए। वर्ण 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वरों के अलग अलग आधार पर प्रकार होते हैं, व्यंजनों के अलग अलग आधार पर प्रकार होते हैं, वो बातें बाद में मैं आपको बताऊंगा। वर्णों के प्रकार हो गए, अयोग अवाह मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है कि भाई ये मूल स्वर क्या है। इस उच्चारण स्थान को मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैंने वर्णमाला बता दिया, वर्णों के प्रकार बता दिया, अयोग अवाह बता दिया, मूल स्वर समझ लीजिए। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर मित्रों हैं अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में इनकी संख्या 4 है। 4 ये मूल स्वर होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हमेशा याद रखिएगा। अब कहा जाएगा अगर कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। और 4 मूल स्वर, तो 4 मूल स्वर और 7 ये, तो 7 + 4 = 11 हो गया। ठीक है, तो 7 और 4 11। अब बात आती है कि क्या ये सारे जो दीर्घ स्वर हैं, ठीक है, इनमें कुछ और भी प्रकार है? हाँ है। मूल दीर्घ स्वर जो है वो मित्रों आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री तो है ही नहीं, क्योंकि वो संस्कृत में इस्तेमाल की जाती है, प्रयोग की जाती है, यहां हर से री इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए मूल यही 3 है। ठीक है, री हर्स्व है, लेकिन इसका दीर्घ रूप हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं तो 4 हो जाती। तो ये 3 ही मूल स्वर हैं हिंदी में। ठीक है, ये जो 4 और जो दीर्घ स्वर जोड़े जाते हैं, इन चारों को हम कहा 4 और ये 3 मिलाकर के 7 दीर्घ स्वर बोला मैंने। 7 में से ये जो 4 हैं, इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2-2 स्वरों के मेल से बनते हैं। अब कौन कौन से 2-2 स्वर हैं जिनके मेल से ये बनते हैं, वो भी सुन लीजिए। अब ये मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूं, मिटा देता हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और मुझे भी लिखने के लिए जगह मिल सके। यहां ट ठ ड ढ में ये जो 2 थे, इनको लिख देता हूं फिर से, अड़ और अढ़ा, क्योंकि इनकी जरूरत मुझे आगे भी पड़ेगी। ठीक है, इस लाइन की जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है। चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं। गौर करिए, अब अ या आ के बाद आपने संधि में पढ़ा होगा, अगर ई या ई आए
तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने किया होगा कि अ या आ के बाद अगर उ या उ आए तो ओ बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने किया होगा कि अगर अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। ऐसा पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर अ या आ के अ या आ के बाद ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। ये आपने वृद्धि संधि में पढ़ा है, वृद्धि संधि में। ये आपने गुण संधि में पढ़ा। गुण संधि में एक और नियम है कि जब री के अ या आ के बाद री आ जाए तो अर हो जाता है। वो नियम यहां जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, ए की उत्पत्ति किससे हुई, ओ की उत्पत्ति किससे हुई, स्वरों के मेल से ही हुई। ऐ की उत्पत्ति किससे हुई, ओ की उत्पत्ति किससे हुई। ठीक है, ये सब स्वरों के मेल से ही हो रही है, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो अ और ई मिलकर के ए ऐ मान लीजिए, और अ आ के बाद उ मिलने से ओ औ मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्वरों के मेल से ही ये ग्रुप और ये ग्रुप तैयार हो रहे हैं, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। तो हमने संयुक्त स्वर भी खत्म कर लिया। ये देखिए, संयुक्त स्वर मैंने कहीं लिखा है कि नहीं, शायद नहीं लिखा है। मूल स्वर की बात मैंने आपको बता दी, साथ साथ संयुक्त स्वर भी बता दिया। मूल स्वर के बाद दीर्घ स्वर बता दिए। व्यंजनों के प्रकार में मैंने आपको बता दिया, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं। अब नासिक की बात आती है कि नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। गौर करिए, ऐसे व्यंजन जो स्पर्श में हैं और अंतिम वर्ण जो है, ये हर एक वर्ण की, क वर्ग का अंतिम अक्षर अंग, च वर्ग का य, ट वर्ग का आ, त वर्ग का न, प वर्ग का म। तो अंग, य, ण, न, म, ये जो 5 हैं, इनको हम नासिक्य व्यंजन या पंचमाक्षर भी कहते हैं। नासिक्य व्यंजन क्यों कहते हैं? नासिक्य व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण नासिका से होता है। इन पांचों का उच्चारण नाक से भी होता है। ये अपने अपने वर्ग के आधार पर, ठीक है, अलग अलग जगहों से इनका उच्चारण होगा। वो उच्चारण स्थान अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इनका नासिका से उच्चारण होने के कारण इनको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये वर्ग के या ग्रुप के 5वें अक्षर हैं, इसलिए इनको पंचमाक्षर भी कहा जाता है। तो नासिक्य व्यंजन भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ उसके पंचमाक्षर भी बता दिया, कठोर व्यंजन बता दिया, उच्छिष्ट व्यंजन बता दिया, अंतस्थ व्यंजन बता दिया, अर्धस्वर बता दिया, संघर्षी व्यंजन बता दिया, ऊष्म व्यंजन बता दिया। अब बात आती है संयुक्त। जरा सुन लीजिए, संयुक्त क्या है? ये जो 4 अक्षर हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन तो ये है ही है, क्योंकि ये स्वर की मदद से बोले जाते हैं और वो स्वर है अ। ठीक है, इसके अलावा इन पे अगर कोई और स्वर की मात्रा दी जाएगी तो अ हटा दिया जाएगा और स्वर लगाए जाएंगे। आपके दिमाग में एक प्रश्न और भी घूम रहा होगा कि सर आपने ये जो व्यंजन लिखे हैं, इसमें किसी के नीचे हलंत नहीं दिए हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस पर पिछली वीडियो में भी काफी लोगों ने कई तरह के कमेंट दिए थे कि आप इनके नीचे हलंत नहीं देते हैं। कुछ और चैनलों पर ऐसा दिखाया जाता है कि हलंत भी लगाए जाते हैं। देखिए, अगर इनका हम सामान्य रूप लिखेंगे तो हलंत लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क का उच्चारण क तभी होगा जब उस क में अ लगा रहेगा। क वर्ण जो बना है, ठीक है, वो पहले से ही, यानी उसका मूल आधार ही अ के साथ है। यही कारण है कि अ की मात्रा नहीं बनाई गई, इसलिए कि जब हम व्यंजन का सामान्य रूप लिखते हैं तो उसमें अ पहले से ही समाहित है। अगर हम उनके नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो क्या हम क को क पूरा बोल पाएंगे, ख को ख बोल पाएंगे? नहीं। इन व्यंजनों का नाम, इनको व्यंजन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर कहीं कोई ना कोई स्वर समाहित है, और इनका सामान्य रूप बनाने में अ एक ऐसा स्वर है जो पहले से ही जन्मजात इनका बाय बर्थ इनके साथ है, इसलिए उसको अलग करके मैं नहीं लिखता हूं। और ऐसा मैंने
पूरी जांच पड़ताल की। बहुत सारे लोगों की बुकें आ रही हैं, मैंने देखा कि आपकी लूसेंट की बुक ले लीजिए, उसमें उन्होंने री को ही निकाल दिया। वो कहते हैं कि भाई री का उच्चारण र पे ई की मात्रा लगाने से बनता है, लेकिन अभी तक या हम कह सकते हैं कि हिंदी निदेशालय जो है हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो दिल्ली का है हमारा, उसने अभी तक इस री को निकालने की बात नहीं कही है। कुछ ही दिनों पहले मैंने हिंदी निदेशालय की ये हिंदी वर्णमाला के ऊपर और पूरा मतलब हम कह सकते हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला का पूरा पेज वहां से अपलोड किया, पीडीएफ, और उसमें मैंने बहुत सारी चीजों की जांच पड़ताल की। वो खुद इन सारे व्यंजनों को स्वर सहित लिखते हैं, हलंत लगा करके नहीं लिखते हैं। आप चाहें तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय गूगल में जाके सर्च करिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, खुद अपलोड करके देख लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो आगे आ जाइए। ये हो गया नासिक के व्यंजन। देखिए, हलंत लगा करके सिर्फ मेरी बहुत ज्यादा स्केच पे नहीं चली जाएगी, स्केच हलंत लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे पास प्रमाण है कि मैं क्यों नहीं लगाता। आगे आ जाइए। तो मैंने बात कर लिया, आपको संयुक्त व्यंजन की बात चल रही थी। इन चारों व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं संयुक्त व्यंजन, हो जान लीजिए। छ जो है वो दो व्यंजनों से मिलकर के बना है, आधा क यानी स्वर रहित क और श, ठीक है। इस श के अंदर भी क्या मिला हुआ है, अ, आप जानते ही हैं। तो क्या हो गया, ये दो व्यंजनों से मिलकर के बना है, और इसका सामान्य स्वरूप बनाने के लिए स्वर चाहिए ही, जो अ की जरूरत है। तो इसके सामान्य रूप को बनाने में अ भी समाहित है। तो क और ये मूर्धन्य श जिसको हम कहते हैं, उसको मिलाकर के श बना है। त्र देख लेते हैं। त्र जो है वो आधा त और पूरे र से बना है। अब पूरे र में भी अगर हम अ बाहर निकाल देंगे तो र को हलंत के साथ लिख सकते हैं वर्ण विच्छेद करने पर। तो त और र, आधा त और पूरा र, अगर ऐसा लिखा जाए, यानी आधा त और पूरा र भी अगर विकल्प में दिया है तो भी सही है, अगर इसको थोड़ा और तोड़ करके लिखा जा रहा है तो भी सही है। तो परीक्षा में दोनों रूपों में से कोई एक रूप मिलेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, ज्ञ। अगर हाँ ये इस तरह का दोनों रूप दिया जा रहा है तब उसमें सबसे बेस्ट ये है ज्ञ। ज्ञ का है आधा ज और इय के मिलने से एक ज्ञ बना है। अब इय में से भी अ निकाल सकते हैं आप। श्र, ये जो श्र है ये तालव्य श और पूरा र से बना है, पूरे र में से भी अ निकाल दीजिए, तो ये तीनों अलग हो गए। तो इस तरह से इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि हर एक श, त्र, ज्ञ और श्र सभी चारों में दो दो व्यंजनों का संयोग किया जा रहा है, मेल किया जा रहा है, इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो मैंने संयुक्त व्यंजन आपको बता दिया। अब अगली बात आती है उच्चारण स्थान, इसी साथ समझा देता हूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए उच्चारण स्थान। आ का उच्चारण स्थान मित्रों कंठ है। आ का उच्चारण स्थान जो है वो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ पे लग गया। ई का उच्चारण स्थान क्या है, ताल। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। ठीक। अब ए को देख लेते हैं, ये किससे बना है भाई, अ प्लस ई से। तो अ का उच्चारण क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ तालु, क्योंकि ये दो के संयोग से बने हैं। तो कंठ तालु, इनका भी कंठ तालु, इसका भी कंठ तालु हो गया। अब ये देख लीजिए इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अ में जब उ या उ मिलता है। ठीक है, अब आ जाइए इधर, तो इनका अ का क्या हो जाएगा, कंठ, उ का क्या है, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ हो गया। अब आ जाइए इधर, इसका नासिका है। ठीक है, अम का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। अ का उच्चारण स्थान कंठ। ठीक, अब इधर आ जाइए, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। गले से आगे की तरफ आइए, बाहर की तरफ आइए, आपको क्लियर हो जाएगा। कंठ
कंठ के बाद ऊपर वाला भाग जो प्लेन है, ऊपर वाला एकदम प्लेन भाग, गले से आगे आइए थोड़ा सा, ऊपर वाला जो प्लेन भाग है ऐसे, उसको हम कहते हैं ताल। तो च वर्ग ताल हो गया। ट वर्ग किससे हो गया? मूर्धा। मूर्धा क्या? ऊपर वाला जो दांत है, ये जबड़ा ऊपर का, मेरा तो बड़ा खराब है, आपका बड़ा सुंदर होगा। अंदर जो है आप टंग टच करेंगे अंदर के मसूड़ों को, ऊपर वाले दांत के अंदर वाले मसूड़ों को जैसे स्पर्श करेंगे आप, तो वहां देखेंगे आप खड्डा 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 है, उसी को कहते हैं मूर्धा। ठीक है, आगे आ जाइए। त थ द ध न। ठीक है, ये क्या है भाई? इसका कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। ठीक है, अब ये मूर्धा में आ गए आप। ठीक जहां से दांत निकले हैं अंदर की तरफ आप देखेंगे खड्डे खड्डे हैं, ऊपर आपने टच किया, फिर उसके बाद क्या है? खड्डे के बाद वो यानी मसूड़ों को छोड़ दिया तो आगे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? मसूड़े को स्पर्श करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मसूड़े जहां से निकले हैं, मसूड़ों में जहां दांत निकले हैं, अंदर का भाग आप देखेंगे, दांतों के ठीक ऊपर वाला अंदर टच करेंगे तो खड्डा खड्डा रहता है थोड़ी दूर तक। उसके बाद प्लेन वाला पार्ट चालू होता है, प्लेन वाला पार्ट तालू है, उसके अंदर कंठ है। तो कंठ, फिर बाहर की तरफ आइए तालू आएगा, फिर खड्डा खड्डा आएगा मूर्धा, फिर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट दांत आ जाएगा। तो इसके उच्चारण में जीभ क्या करती है? दांतों को स्पर्श करती है पीछे से। त थ द ध न। ठीक है, मूर्धा में क्या है? ट ठ ड ढ ण। ये देख लीजिए, तालु च छ ज झ ञ। इसको कंठ क ख ग घ ङ। आगे आ जाइए, ये दोनों ओठों को मिला करके प प फ ब भ म, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। ठीक, आगे आ जाइए। य र ल व। य किससे बना है भाई? आगे आ जाइए, य किससे बना है? देखिए, ई के बाद, ई के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है? य। तो य ई से बना, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ठीक, र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? र किससे बना? री के बाद जब कोई भिन्न स्वर आया तो क्या हो जाएगा? ये मूर्धा। ठीक, री का मूर्धा तो र का भी मूर्धा। ल। ठीक है, ये दंत, और ये क्या? दंतोष्ठ। ठीक, आगे आ जाएंगे। श तालव्य। इसका नाम तालव्य श इसलिए पड़ा कि इसका तालु से उच्चारण होता है। ये मूर्धन्य श बोला जाता है क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, जिसको हम पेटफरवा स कहते हैं गांव में। ये स जो है ये दंत होता है क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है, तो ये दंत हो गया। ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, ह। ठीक, अब आ जाइए छ, त्र, ज्ञ और स्र को अगर आप चाहें तो इसी हिसाब से निकाल लें कि छ में कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं। ठीक है, ऐसे इनके उच्चारण स्थान पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो इनके भी उच्चारण स्थान आप निकाल सकते हैं इनके भिन्न भिन्न व्यंजनों के द्वारा। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये हो गया भैया उच्चारण स्थान। तो मैंने आपको उच्चारण वर्णमाला बता दिया, उच्चारण स्थान बता दिया, वर्णों के प्रकार, अयोगवाह, मूल स्वर, व्यंजनों के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, नासिक व्यंजन, कठोर व्यंजन, पंचमाक्षर, उच्छिष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर, संघर्षी व्यंजन, उष्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अब बात आती है कि अघोष क्या है और सघोष क्या है। अब अघोष और सघोष को बताने के लिए मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा, इसको मिटाऊंगा एक बार और फिर से अच्छे से लिखूंगा, तब जाकर के आपको बताऊंगा। तो चलिए अब हम देखेंगे कि अघोष क्या है। और सब देख लेते हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष क्या है और सघोष क्या है। ये छूट गया था, ये भी पूरा कर लेते हैं। मैंने फिर से लिख दिया है ताकि थोड़ा साफ दिखे आपको, इसलिए मैंने मिटाया इनको। अघोष वर्ण क्या है? अब पहली बात आती है कि अघोष में ये जो घोष शब्द मिला है, घोष का मतलब ये होता है गर्जना, आवाज, ध्वनि, नाद जिसको कहते हैं। घोष का शुद्ध शाब्दिक अगर हम कहें अर्थ होगा नाद, नाद उत्पन्न करना, एक तरह की गुंजन उत्पन्न करना। ठीक है, अघोष यानी जिसमें अ उपसर्ग लग गया है, अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें नाद उत्पन्न ना हो, कोई घोष उत्पन्न ना हो, कोई कंपन उत्पन्न ना हो, यानी स्वर तंत्र जो स्वर की मशीन है ना, वो हिले डुले ना बिल्कुल।
तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण में वो स्वर तंत्र में किसी भी तरह का कंपन नहीं होता, यानी गुंजन नहीं होता, नाद नहीं उत्पन्न होता, वो कौन कौन से हैं। अब मैं अलग अलग स्केच पेन से इनको करूंगा। देखिए ये जो जो वर्ग है हमारे व्यंजनों के त च ट त प, पांच पांच अक्षर सब में हैं। इन पांचों में से हर एक वर्ग का पहला, हर एक वर्ग का पहला का मतलब क्या हो गया, क च ट त प पहला, और क्या लिखा है इन्होंने, दूसरा, यानी हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो लो भैया दूसरा भी इसमें हम मिला लेते हैं, पहला और दूसरा, ये हर एक वर्ग का पहला दूसरा। और इसके बाद क्या चाहिए भाई, इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऊष्म व्यंजन, लेकिन ऊष्म व्यंजन में गौर करिएगा, ह को अघोष में नहीं है, क्योंकि ह का उच्चारण करके आप देखिए स्वर तंत्र में कंपन हो रहा है। कंठ से जो भी चीजें होती है उसमें कंपन 100% होगा। ये कंठ, मैंने इसका उच्चारण स्थान कंठ बताया था आपको, कंठ से स्वाभाविक बात है कि स्वर तंत्र में कंपन होगा ही, तो ये सघोष है। लेकिन ये जो बाकी के तीनों स हैं जिनका उच्चारण स्टार्टिंग से करिए, सबसे ऊपर से जीभ को आगे बढ़ाते रहिए, पहले ऊपर वाले पे टच कराइए, गोल वाले पे श, फिर मूर्धा खड्डे खड्डे वाले पे श, फिर दांत पे टच कराइए स। तो जीभ सबसे अंदर ऊपर, फिर थोड़ा बाहर, फिर थोड़ा बाहर, ऐसे आती है। बड़ा सिस्टमैटिक है हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है विश्व की जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है। इससे भी ज्यादा वैज्ञानिक कहीं ना कहीं संस्कृत है, और संस्कृत हिंदी की जननी है ही है। आगे आइए, तो ये तीन कौन कौन से, श और स, ये तीन, तो कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 और 1 6 7 8 9 10, 5 ये 5 ये। हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, ये कौन सा अक्षर है भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हर एक वर्ग, वर्ग कहां तक है भाई, यहां तक ही है, ठीक। इसमें पहला और दूसरा अक्षर और साथ ही साथ श श स, ये तीन, तो कितने हो गए भाई, 5 5 10 और 3 13। ये 13 अक्षर ही ऐसे हैं जो अघोष वर्ण है। सघोष में आ जाइए, सघोष में कितना बचा, बचा क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, ट वर्ग का ढ, त वर्ग का द, प वर्ग का ब। चौथा अक्षर घ झ ढ ध भ, अन यण न म। तो ये जो बाकी के हैं, तीसरे चौथे और पांचवें, तीसरे चौथे और पांचवें, ये जो हैं इनको हम कहते हैं सघोष वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण करके आप देखिए, इनमें स्वर तंत्र में कंपन होगा, एक नाद उत्पन्न होगा, ग घ ङ ज झ ञ ड ढ अण द ध न ब भ म। तो कहीं ना कहीं ये ध्वनि विज्ञान कह रहा है कि ये जो तीन वर्ण हैं, हर एक वर्ग के लास्ट के तीन, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और इसके साथ साथ क्या, पूरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 अक्षर आते हैं, य र ल व, ठीक है। ये क्या हो गए, य र ल व, और इसके साथ साथ ये दोनों ऐड कर लिया, ठीक है। दोनों ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 5 5 10 5 15 और 4 19। 19 के साथ एक ह आ गया, क्योंकि मैंने बताया था, देखिए ह को मैंने छोड़ दिया था, ह भी किसमें आ गया, इस बॉक्स का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये लीजिए, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, य र ल व ह, ये किसमें आ गया, सघोष में, क्योंकि इनके उच्चारण में कहीं ना कहीं स्वर तंत्र में कंपन होता है। तो हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम से याद रखिएगा, पहला, दूसरा, यानी स्टार्टिंग के 2 लाइनें पूरी हर एक वर्ग की, ये क्या है, अघोष है। उसके बाद श श स, ये याद करने की बात हो जाएगी आपके लिए, ये जो है अघोष है। सघोष क्या हो जाएंगे, सघोष यानी घोषणा के साथ, नाद के साथ। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाद के साथ होता है, वे कौन कौन से हैं, तीसरे, हर एक वर्ग के तीसरे अक्षर, चौथे अक्षर, पांचवें अक्षर, और साथ ही साथ पूरे अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन, और क्या, पूरा स्वर, ये अ से लेकर के अ तक, और साथ ही साथ अयोगवाह भी इसमें ही आते हैं सघोष वर्ण में, ठीक है। तो अंग अ भी कर लीजिए, ठीक है। ये सारे किसमें आ गए भाई, सघोष वर्ण में। अब आ जाइए, अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अल्प प्राण महाप्राण का कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अल्प प्राण यानी जिसमें प्राणवायु कम निकलती है, कम दम लगाना पड़ता है,
और महाप्राण जिसमें ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ज्यादा प्राणवायु निकलती है। तो ऐसे व्यंजन। अब यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, यहां मैंने बात किया सारे वर्णों की, यहां मैं सिर्फ बात कर रहा हूं व्यंजनों की। तो हमें व्यंजन पे कंसंट्रेट करना है, स्वर पर बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना है। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या है, जिनको बोलने में कम प्राणवायु निकलती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसका पहले आप स्नैपशॉट ले लीजिए, सघोष अघोष का फटाक से। चलिए अब मैं अल्प प्राण महाप्राण कर लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लिए। ये अच्छे से मिटना चाहिए भाई, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। थोड़ा लिपापोती होती है, लेकिन समझने में इजी हो जाता है। अब फिर से ये अपनी पूर्ववत स्थिति में आ गया है। अब हम समझ लेंगे अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। अब देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी एक एक छोड़ करके पहला, तीसरा और पांचवा, अलग स्केच पेन ले लेता हूं मैं। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, एक एक देखिए छोड़ा गया है, यानी अब इनको ही मैं घेरा बना लेता हूं। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इसको रेड कलर से मैंने कर दिया। पहला, तीसरा, पांचवा। और क्या, य र ल व, यानी पूरा अंतस्थ व्यंजन, ये भी रेड से कर दिया। अब ये जो रेड वाला है वो अल्प प्राण है, ठीक। पहला, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा। अब देखिए, ये अल्प प्राण है, कम प्राणवायु निकलती है इसको बोलने में, क, ग, अंग। लेकिन जरा ख और घ बोलिए, ख, घ, ज्यादा प्राणवायु निकल रही है, इसलिए इसको महाप्राण कहते हैं। इसी तरह से देखिए, च, ज, य, ट, ड, अण, त, द, न, प, ब, म, कम प्राणवायु निकल रही है, इसलिए इनको अल्प प्राण कहा जाता है। इनको देखिए महाप्राण, क्योंकि ज्यादा प्राणवायु लग रही है, ठ, ढ, थ, ध, फ, फ, तो इसलिए इनको महाप्राण कहा जाता है। इनका सीक्वेंस ही बड़ा गजब का होता है, वो भी समझ लीजिए। अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। ये सीक्वेंस याद रखिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। आगे आ जाइए, तो 1 2 5, ठीक। ये क्या हो गए भाई, अल्प प्राण हो गए। और साथ ही साथ क्या है, इसके साथ ये यरलव हो गया, पूरा अंतस्थ व्यंजन। पूरा अंतस्थ व्यंजन किसमें था, यहां देखिए था, सघोष में, इनको कंपन हो रहा था, ठीक है, इसको बोलने में। लेकिन ये अल्प प्राण है। और इसके साथ क्या क्या आ गया, इसके साथ एक और अक्षर आ गया, अड़। इसके साथ एक और अक्षर आ गया, अड़। देखिए, अड़, कम समय लग रहा है, अड़। लेकिन अढ़ बोलिए, अढ़, ठीक, थोड़ा ज्यादा है, अढ़, अड़, अढ़, थोड़ा ये ज्यादा है, थोड़ा ये कम है, ठीक है। तो ये हो गए अल्प प्राण। और महाप्राण, इनकी संख्या कितनी होगी वो भी देख लीजिए, 5 5 10 5 15 1 16 17 18 19 20, इनकी संख्या कितनी होती है अल्प प्राणों की, 20 होती है। महाप्राण देख लीजिए, जो बच गया वो महाप्राण है। महाप्राण में क्या है भाई, स्केच पेन बदल दीजिए। महाप्राण में ये 5, यानी दूसरे अक्षर, दूसरे वर्ण और चौथे वर्ण, दूसरे किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, और क्या, पूरा ऊष्म व्यंजन, श श स ह, इसमें अभी ह को अलग नहीं करेंगे। ये भी क्या है, महाप्राण में है, जिसको बोलने में ज्यादा प्राणवायु लगती है। और क्या, जो ये अंतिम है, ये भी अढ़। तो कितने हो गए भाई, 5 ये और 5 ये, 5 5 10 और ये 4 14 और एक ये 15, इनकी संख्या कितनी होती है, 15। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक नहीं किया है ना, पक्का नहीं किए होंगे, कर लीजिए, ठीक है। दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं, यार हूं आपका, ठीक है, आपके दिल में बसता हूं। और इसको अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों से शेयर करिए, वो तो आप जरूर करेंगे, मुझे मालूम है, भरोसा है। और अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। और क्या करिए, घंटी का जो निशान है ना बगल में, उसको दबाइए। एक घंटी का निशान 3 छप करके आएगा, एक ऊपर जिसके बगल में ब्रैकेट जैसा ऐसा लगा है ना, उसको क्लिक करिए, उससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो मिलेगी आपको खबर। तो चलिए, अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को
फिर से एक बार सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद, सुरक्षित रहिए।